स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की इस बुक सीरीज में बेहद स्वागत करती हूँ। आपको पता भी नहीं चला होगा और कमाल की बात यह है कि हमने अपनी बुक के 2 यूनिट ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए हैं। हमारा जो पहला यूनिट था इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें बेसिकली 3 चैप्टर्स थे। इन तीनों को हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है क्योंकि ये आपके इस सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स को जो है सेट करते हैं। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट वो यहीं से डेवलप होती है। देन हमने सेकेंड यूनिट पर काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन किया है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। इसमें भी हम टोटल 10 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। आज हम इसका चैप्टर नंबर 11 जो कि कोरल रीफ से रिलेटेड है, 12 जो कि वेटलैंड से रिलेटेड है, एंड 13 जो हमारा कोस्टल रेगुलेशन जोन से रिलेटेड है, इसको कवर करेंगे। एंड देन हमारा बेसिकली क्या है, यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे बेसिकली सेक्शन नंबर 3 यानी कि एनवायरमेंटल इश्यूज पर। और कमाल की बात यह है कि एनवायरमेंटल इश्यूज जो कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन, ओजोन डिप्लीशन, एयर पॉल्यूशन, इन सबको कवर करेंगे। एंड देन हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर कवर करने के लिए बचेंगे जो कि बहुत ही स्मॉल वन है बट इंपॉर्टेंट वन है, दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन इसके बाद अपेंडिक्स दिया हुआ है बुक में जहाँ पे आपको नेशनल पार्क्स की लिस्ट मिल जाएगी। देन इसके अलावा को जो मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंडिया के अंदर, उनकी लिस्ट मिल जाएगी। एंड देन सो यहाँ से आपको एक पूरा का पूरा क्या है लिस्ट जो होता है वो मिल जाएगा ताकि रिवाइज करना जो है चीज़ों का आसान हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्यारी सी बुक से रिवीजन आपका अच्छा चल रहा होगा। हमारी क्लासेस बड़ी अच्छी चल रही है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इनिशियल चैप्टर्स हैं उनमें हम टाइम लेंगे। आपने देखा होगा इनिशियली हमने एक चैप्टर को 2-2 क्लास में कवर किया है, राइट? क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट से जब तक प्यार ना हो जाए, जब तक आपको सब्जेक्ट के बारे में जो ABCD होती है वो समझना आ जाए, तब तक आप एप्पल और एलिफेंट की स्पेलिंग्स नहीं लिख पाएंगे, राइट? तो हमने दैट्स वाई इनिशियली बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। बट अब आप देख पा रहे होंगे हम एक एक क्लास के अंदर 2 या 3 चैप्टर्स को भी कवर कर रहे हैं, या फिर एक चैप्टर एक क्लास में हम कवर कर देते हैं। दैट मीन्स अब क्विकली जो है हम इसको कवर करेंगे। ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट के जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं दैट यू ऑलरेडी नो। एंड इसके अलावा एक पढ़ने का जो अप्रोच होता है, बुक को रीड करने का जो एक अप्रोच है, किस तरीके से इस बुक को हाईलाइट करके आप जो है रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी से प्रिपेयर करके रख सकते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो। अब आपके लिए सिर्फ एक ही काम बचेगा, जितनी की ये बाकी सीरीज बची है इसको फॉलो कीजिए एंड रिवीजन करते रहिए। एंड ऑल्सो जो हर चैप्टर के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको कवर करना है। एंड साथ में जो इस तरह के ना आपको मैप्स मिलेंगे चैप्टर्स के बीच में, कुछ आपको जो चार्ट्स है, फिगर्स है, लिस्ट है वो मिलेगी, इनको थोड़ा मोर स्पेसिफिकली रिवाइज कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया रिवाइज करना है टॉपिक, तो दैट मैप इज वेरी इनफ, राइट? इसी से आप रिकॉल कीजिए कि हर रिजर्व का क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। या फिर आप नाइट्रोजन साइकिल को रिकॉल करना चाहते हैं तो हमने एक बहुत प्यारा डायग्राम उसके लिए देखा था, वेरी कलरफुल। आप सिर्फ उस डायग्राम को रिवाइज कर लेंगे, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जो है आपको वहाँ पे ज़रूरत नहीं बचेगी। एंड यही जो है इसका आप कह सकते हैं बहुत बड़ा बेनिफिट है। देन अगर बेसिकली जो हमारे स्पीसीज की लिस्ट दी हुई थी तो उनको भी आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर कर सकते हो। बेसिकली जब हम बायोडाइवर्सिटी कवर कर रहे थे हमने देखा था स्पीसीज के नेम थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, देन उनका IUCN रेड लिस्ट को लेकर क्या स्टेटस है, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके कौन से शेड्यूल में आते हैं, साइट्स के कौन से बेसिकली वो अपेंडिक्स में आते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने जो है ऑलरेडी कवर कर लिया है, समझ लिया है, ठीक है? तो बढ़िया हमारी ये जर्नी चल रही है। अभी जो है हम कोरल रीफ से शुरुआत करते हैं। तो मैं शुरुआत करूं इससे पहले प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि भारत के किस कोने से बैठकर इस वक्त आप मुझे देख पा रहे हैं, कहाँ से बैठ के आप जो है एनवायरनमेंट की इस बुक सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। साथ में मुझे प्लीज़ ये भी बताइएगा कि आपका जो रिवीजन है वो कैसा चल रहा है। देखो बच्चों, एक चीज़ बता देती हूँ, जो बुक सीरीज होती है ना उसके फर्स्ट या सेकंड वीडियो को आप देखोगे बहुत लोगों ने देखा होता है, बट देन ग्रेजुअली क्या है उसको बहुत कम लोग देखने लगते हैं बिकॉज दे फेड अप, राइट? लेकिन वही जो है रेस जीतता है जो कछुए की चाल से अंत तक बना रहता है। इफ़ यू आर द वन जो अभी तक इस क्लास को देख रहे हैं, जो आगे भी देखने वाले, दैट मीन्स आप उन लोगों में से हैं जो पेपर में क्वेश्चंस को सही भी करके आएंगे। जो पहली दूसरी तीसरी वीडियो के बाद हार मान जाते हैं वो फिर कुछ भी नहीं कर पाते, वो एक ही काम करेंगे, आज इस सीरीज की स्टार्टिंग की 3 वीडियोस देखी, फिर
किसी और दिन किसी और चीज़ का कोई और सीरीज निकला, उसके स्टार्टिंग के 3 वीडियो देखे एंड देन वो उन 3 वीडियोस से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते, तो पेपर में भी वो 3 क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट यू आर द पीपल जो एक्चुअली कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, एंड यूपीएससी में कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर है तो फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता है। मार्क माई वर्ड, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस टेस्ट मैच के अंदर कंसिस्टेंसी को बनाए रखना। इट्स नॉट T20 कि एक बार आया और शॉट खेला बढ़िया सा और चले गए। नो, इट्स अ टेस्ट मैच। आपको पेशेंस के साथ, प्रिजर्वेशन के साथ आपको एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना पड़ेगा एंड दैट अल्टीमेटली जो है आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ पढ़ने के लिए कोरल रीफ्स को। देखो कोरल रीफ्स, पहली बात तो ये समझो कि हम बायोडाइवर्सिटी वाला जो यूनिट है उसको कवर कर रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में हमने मैंग्रोव्स, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक कोस्टल इकोसिस्टम का, उसको कवर किया है। देन अगर मरीन इकोसिस्टम की बात करें, राइट है, इवन कोस्टल इकोसिस्टम पे भी, तो कोरल रीफ्स एक वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियंस भी कहा जाता है। जैसे हमने देखा था कि जो हमारे रेन फॉरेस्ट होते हैं, राइट है, जो हमारे वर्षा वन होते हैं बेसिकली, वो काफ़ी ज़्यादा आप कहेंगे रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, अगर बात करें तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, राइट है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट होती है। परफेक्ट है, ओके, इट्स नॉट वर्किंग देयर, कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते। तो आपने देखा था कि जो हमारे इक्वेटर के पास रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, हमने देखा था कि वहाँ पे मतलब बहुत विविधता मिलती है, राइट है, क्योंकि वहाँ पे रेन काफ़ी अच्छा खासा होता है, टेम्परेचर काफ़ी है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक इनरिच जैव विविधता देखने को मिलेगी। सिमिलर काइंड में अगर हम कोरल रीफ्स की बात करें तो ये मरीन जो इकोसिस्टम है उसके रेन फॉरेस्ट की तरह ही काम करते हैं। दैट मीन्स एक तो इनके अंदर जैव विविधता बहुत है, यानी कि स्पीसीज आपको कोरल रीफ्स के बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। एंड दूसरा, ये दरअसल बहुत सारे स्पीसीज को हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं, घर देते हैं, और घर का होना ज़रूरी है अगर कोई भी सरवाइव करना चाहता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जब बहुत सारी स्पीसीज को हैबिटेट देते हैं तो जो कोस्टल कम्युनिटी है, जो बहुत सारी फिशरीज के ऊपर अपने जीवन यापन को लेकर डिपेंडेंट है, अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है, ये उन फिशरीज कम्युनिटीज़ के लिए भी काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हैबिटेट लॉस हुआ तो उन फिशेस की स्पीसीज पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर उनका जो बेसिकली एक भंडार है वो धीरे धीरे डिप्लीट होगा, अगर मछलियाँ खत्म होनी शुरू हो जाएंगी तो वो जो बेसिकली आपके मछुआरे हैं उनके जीविका यापन के साधन खत्म हो जाएंगे, लाइवलीहुड का जो उनका एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था वो खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी पर देखिए इसका क्या असर पड़ेगा, राइट है। दूसरा, कोरल रीफ्स बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, मतलब दे आर सो मेनी कलर्स जो आपको कोरल रीफ्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये एस्थेटिक का भी काम करते हैं, एक सुंदरता का, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो बेसिकली कोरल बैरियर रीफ है वहाँ पे एक मेजर टूरिज्म इंडस्ट्री चल रही है उसकी वजह से। देन जैसे हमने मैंग्रोव्स के बारे में देखा था कि जो कोस्ट होते हैं, जो आपके तट की रेखा है, उसका अपरदन करने से ये बचाते हैं, राइट है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जो आपके मान ली दिस इज योर सी है ना, ये जो है आपकी, आप कह सकते हैं एक कोस्टल एरिया है, ये आपका एक कोस्टल एरिया है। ठीक है, हमने देखा था कि अगर यहाँ पे मैंग्रोव्स की एक बैरियर लगा होगा तो यहाँ से जो वेव्स आती हैं चलते हुए, है ना, जो यहाँ से वेव्स आते चलते, ये उनको बेसिकली क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, एंड ये जो आपकी ज़मीन है ये थोड़ी सी बचती है। एंड इसकी वजह से हमने देखा था कि जो आपका बेसिकली कोस्टल इरोजन होता है, ठीक है, जो आपका कोस्टल इरोजन होता है वो कम होता है। हमने ये भी देखा था कि एक स्टडी हुई थी, है ना, श्रीलंका के अंदर, जिसमें ये बताया गया था कि जब बेसिकली सुनामी आई थी, ठीक है जी, तो जिन वाले एरिया में आपके इस तरह के मैंग्रोव्स के बैरियर लगे हुए थे वहां पे जो डिस्ट्रक्शन था वो कम हुआ था, राइट है। अब सोचो अगर हम बात करें कोरल रीफ की, राइट है, अगर हम बात करें कोरल रीफ की, ओके इट्स नॉट वर्किंग, चलिए यहाँ से कर लेते हैं। हाँ, अगर हम बात करें कोरल रीफ की तो ये भी तो देखो सिमिलर टाइप का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कोरल होते हैं ना
वो बेसिकली अपना एक कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ध्यान से समझेंगे, अभी बस मोटा मोटा समझो कि इनके बेनिफिट्स क्या है, क्यों हम इनको इतना जो है ध्यान से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये आपकी कोस्टल लाइन है, ठीक है, आप देखोगे इन कोस्टल लाइन से इस तरह से जुड़ते हुए कुछ कोरल्स के ना के रीफ्स बने हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जो वेव्स आ रही हैं, है ना, उनके खिलाफ क्या है, ये प्रोटेक्शन देते हैं। अगेन जो आपका कोस्टल इरोजन हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग स्पीसीज को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, जो कोस्टल कम्युनिटी होती है उसको लाइवलीहुड मिलता है, राइट, एंड देन एक अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी को ये यहाँ पर क्या है मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, इन मोटी मोटी चीजों का आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे जो है बेसिकली कोरल रीफ्स का क्या है काम है। परफेक्ट है। अब इसके बाद देखो कोरल होते क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली कोरल होते क्या है। तो कोरल ना बेसिकली एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, एक आपका होता है एल्गी, ठीक है, एक आपका बेसिकली आप कह सकते हैं कोरल नाम का एक एनिमल होता है। ध्यान रखिएगा, इट्स एनिमल, राइट है। अब ये जो एनिमल होता है ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता, तो इसको अपने फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है एल्गी के ऊपर। ये जो एल्गी होती है बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है और इसके लिए ये क्या है फूड जो है बना सकती है। तो देखो एल्गी से कोरल को तो मिल जाता है फूड, बट एल्गी को कोरल की क्यों जरूरत है? एल्गी को अपने आप को प्लेस करने के लिए एक स्ट्रक्चर की, एक ढांचे की, एक क्या है सरफेस की जरूरत होती है, क्योंकि वाटर है, वाटर में टाइनी एल्गीज क्या है बिल्कुल एक तरीके से एक्सपेल कर जाएंगे, मतलब फैल जाएंगे। इन एल्गी को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो आपको कुछ इस तरह के जो है स्ट्रक्चर ओशियंस के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड इसमें ये जो बेसिकली ये होता है, ये जो एक आप कहते हैं जो कोरल एनिमल्स है ना, ये ना कैल्शियम को सिक्रीट करते रहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको कार्बोनेट का एक सख्त ढांचा देखने को मिलेगा। देन इस पे जो है ये आपके कोरल्स रहते हैं। ठीक है, पीछे पीछे अपना जो है एक ढांचा सिक्रीट करते गए, वो बनता गया और इसके ऊपर ये कोरल्स रहते हैं। इन कोरल्स के ऊपर आपके एल्गी रहते हैं। ठीक है, ये जो कोरल्स है इनको ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर मिलते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, मैनी कलर्स, ये जो कलर्स देने का काम है ये एल्गी ही करता है। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो, एक ढांचा है, इस ढांचे को हम बोल देते हैं कोरल रीफ, है ना। कोरल इटसेल्फ एक एनिमल है, कोरल इटसेल्फ एक एनिमल है। जब उस कोरल का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है एक एल्गी के साथ, जिसको जूजिंथली एल्गी बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबल होती है, तब जाके ये पूरी कॉलोनी बनती है, राइट है। एंड जो कोरल्स कैल्शियम को सिक्रीट करते रहते हैं, उससे कार्बोनेट का जो एक स्ट्रक्चर बनता है, उस पे जो कोरल्स रहते हैं उन पे जो बेसिकली जूजिंथली रहते हैं, इसको बोलते हैं हम कोरल रीफ, इसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। अब देखो ये जो कोरल रीफ का ये जो ढांचा है ये अलग अलग प्रकार से देखने को मिल सकता है ना, रैंडम कुछ भी देखने को मिल सकता है। मोटे तौर पर हम 3 टाइप्स में रीफ को डिवाइड करते हैं, राइट है। अब आपको अगर ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भाई कोरल जो हमारे होते हैं और जूजेंथली जो होता है ये किस तरीके से आपस में रहते हैं, जूजेंथली एल्गी खाना बनाता है और जो आपके कोरल्स होते हैं वो बेसिकली जूजेंथली को एक ढांचा, एक घर, है ना, एक जो है बेसिकली बेस, एक सरफेस दे रहे हैं। दिस इज क्लियर। उनके मिलने से आपके यहाँ पर निकल कर आते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ अब मेजरली आपके होते हैं 3 टाइप्स के। कोरल रीफ आपके होते हैं 3 टाइप्स के। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। एक आपके बेसिकली फ्रिंज होते हैं, बैरियर एंड अटोल। ठीक है, तीनों की शेप डिफरेंट होती है, तो इससे जो है हम इनको समझ लेंगे, राइट है। अब आपको एक बेसिक सा आइडिया लग गया है। अब अपनी बुक में इनकी जो एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है उस पे चलते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि बुक से कैसे कवर करना है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे देखो
सबसे पहले तो बात की गई है कि कोरल्स होते क्या है। तो कोरल्स बेसिकली हमने बता दिया कि भाई क्या है, एक एल्गी और एक कोरल नाम का एनिमल है, पॉलिप भी बोल देते हैं, उसके बीच का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस भी कहते हैं, क्योंकि पहली बात तो मोस्ट डाइवर्स है, और दूसरी बात क्या है बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे आया कोरल्स और कोरल रीफ्स। ठीक है जी, सबसे पहले देखना ये जो कोरल्स हैं ये टाइनी जेली लाइक एक एनिमल होते हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाटर में ही रह पाते हैं। नाउ फोकस कीजिएगा कि ये जो कोरल्स हैं ये किस तरह की कंडीशंस में सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि जब आपको ये कंडीशंस पता चलेगी तब हम समझ पाएंगे कि अगर उन कंडीशंस में कुछ चेंज होता है तो कैसे कोरल्स के लिए थ्रेट हो जाता है। ओके, तो देखो 3-4 वर्ड्स पे ध्यान रखना। वार्म वाटर, नॉट द कोल्ड, नॉट द हॉट, वार्म वाटर, जस्ट द वार्म वाटर। क्लियर वाटर, आपका बेसिकली एक जो मैलापन, मटमैला जो बेसिकली वाटर होता है वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आई टेल यू, जस्ट वेट। पहला कैसा है, वार्म वाटर होना चाहिए, दूसरा क्लियर वाटर होना चाहिए, देन आपका शैलो वाटर होना चाहिए। ताकि शैलो वाटर क्योंकि ज़ूज़ेंथेली को फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाने के लिए सन का लाइट चाहिए। तो डीप इन द वाटर जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो शैलो वाटर जो कोस्ट के आसपास हो, कोस्ट के आसपास जनरली क्योंकि इनको वो जो कार्बोनेट बेसिकली है, इनका कैल्शियम का जो एक ढांचा बनता जा रहा है, वो जो रीफ बनती जा रही है उसके लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, तो वहाँ से अटैच करके रीफ बनाते जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना कोरल रीफ्स जो होते हैं एक हार्ड स्ट्रक्चर पे बने होते हैं। मैंने आपको बताया ये उनके बेसिकली क्या स्केलेटन्स हैं जो कार्बोनेट से बनते हैं। दिस इज ऑल्सो क्लियर, क्योंकि मैंने बताया कि जो ये बेसिकली कोरल्स होते हैं ये कैल्शियम को क्या है सक्रीट करते रहते हैं, रिलीज करते रहते हैं। अब हमने कुछ कंडीशंस की बात की थी कि कोरल रीफ्स के डेवलपमेंट के लिए क्या आइडियल कंडीशंस है। पहला था वार्म वाटर। देखो कोल्ड वाटर में कोरल्स सरवाइव नहीं कर पाते, दैट्स वाई मैक्सिमम कोरल्स आपको जो आपका ट्रॉपिकल एंड जो आपका टेम्परेट, ठीक है, इसी के बीच में देखने को मिल जाएंगे। कुछ कोरल रीफ्स आपको हॉट वाटर में भी देखने के लिए मिल जाएंगे, बट दैट इज रेयर। इन जनरल वार्म वाटर में वो रहते हैं। 18 डिग्री सेल्सियस से अगर लेस टेम्परेचर है तो वो नहीं रहते हैं। 23 to 29 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इनके लिए मोस्ट सुटेबल होता है। पहली कंडीशन क्लियर। नाउ द सेकेंड वन, सेलिनिटी। बहुत अगर अब जो फ्रेश वाटर होगा वो इनके लिए सूटेबल नहीं होता। अब बहुत ज़्यादा अगर फ्रेश वाटर है इट्स नॉट सूटेबल। मॉडरेट से लो लेवल की सेलिनिटी इनको चाहिए। ठीक है, मॉडरेट से लो लेवल की सैलिनिटी इनको चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जो वाटर है वो मडी टाइप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा जो कोरल्स हैं उनके अंदर वो जो पॉल्यूशन है, वो जो आपका एक आप कह सकते हैं मडी सा वाटर है वो भर जाता है ना कोरल्स के माउथ में, एंड देन बेसिकली उनका जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब होता है। तीसरा बता हुआ है डेप्थ और जो वाटर की क्लैरिटी है वो होनी चाहिए। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए फेवरेबल डेप्थ पे जहाँ पे सन की लाइट भी प्रॉपर आ पाए और एक स्ट्रक्चर भी मिले। तो फेवरेबल डेप्थ पर इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वाटर इनका थोड़ा क्लियर होना चाहिए। क्लियर वाटर का रीज़न ये भी है कि अगर मटमैला पानी होता है तो सन की लाइट उसके अंदर एंटर नहीं कर पाती। क्लियर वाटर में सन की लाइट जाती है। इट्स ऑल अबाउट द फूड। कहते हैं ना भाई पापी पेट का सवाल है, तो वही कोरल्स के साथ भी है कि ज़ूज़ेंथेली को बेसिकली हमें क्या है एक तरीके से सही करके रखना है। परफेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे देखो हमने बात की थी कि जो कोरल के रीफ्स बनते हैं उनके 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं, फ्रिंज, बैरियर एंड अटोल। तो इनके बारे में भी क्या है बेसिकली एक तरीके से हम चीज़ों को देख लेते हैं। पहले अच्छा यहीं पे देखो जो फ्रिंज रीफ्स होते हैं, तो जो आपके आइलैंड्स हैं, जो आपके बेसिकली कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि जो आपके द्वीप हैं, जो आपके महाद्वीप हैं, उनकी जो कोस्ट लाइन होती है, ठीक है, जो तटीय रेखा होती है वहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। और बेसिकली बीच में सेपरेट रहते एक लेगून से। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझो। हाँ जी, यहाँ देख लेते हैं। गॉट इट। तो मान लीजिए दिस इज योर कोस्ट लाइन। ठीक है, आपके जो रीफ्स हैं वो कुछ इस तरीके से बने हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप देखोगे कि बीच में ना आपके लेगून्स, यहाँ पे वाटर रहेगा। ठीक है, तो आपको बीच में क्या है लेगून्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज क्लियर।
चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा कह रहा है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ्स भी बेसिकली कोस्टल के पास ही देखने को मिलेंगे, बट जो ये सेपरेट रहते हैं, एक बड़े डीप लेगून से सेपरेट रहते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि अगर ये आपका कोस्टल एरिया है तो आपके जो कोरल रीफ्स हैं वो इस तरीके से हैं, ठीक है, इस तरीके से पैरेलल देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बीच में जो सेपरेट रहते हैं गहरे लेगून्स रहते हैं। लेगून्स एक तरीके का आप मान लो वाटर की झील टाइप बन गया है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड देन आपके होते हैं अटोल्स। ये रिंग ऑफ जो है रीफ्स होता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका सी है, राइट, दिस इज योर सी। इसके अंदर एक मान लीजिए ऐसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था एंड ये आपको एक वॉल्केनो का ढांचा देखने के लिए मिल रहा है। रीफ्स को क्या चाहिए, एक बेस चाहिए। इसके चारों तरफ क्या है बेसिकली, अब आपके जो कोरल्स हैं वो अपना एक घर बना लेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपना एक घर बना लेंगे इसके चारों तरफ दिस तरीके से, ठीक है। अगर मान लो शुरुआती दिनों में ये आपका एक वॉल्केनिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ध्यान दो, अगर बेसिकली ये कुछ इस तरीके का आपको रीफ देखने को मिल रहा है ऊपर से, अगर आप ड्रोन व्यू देखें, ये तो आपको नॉर्मल सामने से व्यू दिखेगा। आप यहाँ कोस्ट पे खड़े हैं तो ये आपको नॉर्मल व्यू दिखेगा, दिस इज योर नॉर्मल व्यू। अगर आप ऊपर से टॉप से देखेंगे, अगर समुद्र के अंदर ये एक आइलैंड है तो जो आपके फ्रिंज रीफ्स है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, और ये जो है ये आपका लेगून होता है, ठीक है जी। अगर आप ऊपर से देखेंगे, राइट है, अगर हम बात करें आपके बैरियर रीफ की, ठीक है, मान लीजिए दिस इज योर वॉल्केनिक स्ट्रक्चर, अगर आप बात करेंगे बैरियर रीफ की तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे, कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे गहरे डीप लेगून्स आपको देखने के लिए मिलते हैं सामने से देखने पे ऐसे। अब जो तीसरे तरह के अटोल, उनको थोड़ा समझो, वो ज्यादा आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझो। ये आपका मान लीजिए एक वॉल्केनिक स्ट्रक्चर था, राइट है, इसके क्या होगा, चारों तरफ जो है कोरल्स अपने आप को डेवलप कर लेंगे, कुछ इस तरीके से क्या है, कोरल्स अपने आप को डेवलप कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये धीरे धीरे क्या होगा, बेसिकली पानी का लेवल अगर बढ़ता जाएगा, एक टाइम पे इतना बचेगा, कोरल्स आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। एक टाइम पे क्या होगा ना कि बेसिकली आपका ये जो पूरा का पूरा वॉल्केनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है पानी के अंदर डूब जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा मान लीजिए बच रहा है और पूरा आपका क्या है, यहाँ पर पानी है। तो अब आपको ये रीफ्स किस तरीके से देखने को मिलेंगे, अगर आप टॉप व्यू लो, कुछ इस तरीके से आपको एक रिंग दिखाई देगी बस, क्योंकि पानी के अंदर सब डूब गया है। ये जो रिंग आप देख पा रहे हो इसी को अटोल बोलते हैं, ठीक है, अटोल बोलते हैं। तो अब जितना भी मैंने पढ़ाया विदाउट एनी कंफ्यूजन, जस्ट इसको फिर से समराइज वे में देखते हैं। मान लीजिए अगर ये आपकी कोस्टल लाइन है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज योर फ्रिंज। अगर ये आपकी कोस्ट लाइन है, कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है, दिस इज योर बैरियर। और अगर मान लीजिए इस तरह की रिंग्स आपको एक सबमर्ज जो है वॉल्केनिक आइलैंड के चारों तरफ देखने के लिए मिलती है, दिस इज योर अटोल, ठीक है। जस्ट टू हैव एन बेसिक आइडिया, इसलिए इतना समझाया है, अदरवाइज पेपर में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, पेपर में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, परफेक्ट है। चलिए अब देखो सिग्निफिकेंस क्या होता है कोरल रीफ का, देखो यहीं से पता चल जाएगा। ये ओशियन फ्लोर का ना केवल 1% जो है बेसिकली आप कह सकते हैं अपने पास रखते हैं, यानी कि अगर इनके हम एक एक्सपेंशन को देखें तो जस्ट 1% ऑफ द ओशियन फ्लोर, बट ये 25% से ज़्यादा मरीन लाइफ के लिए होम है। 1% जो है एरिया घेरे बैठे हैं, बट 25% से ज़्यादा जो आपकी मरीन लाइफ है उसके ये होम है, ठीक है। देन मैंने बताया कोस्टल प्रोटेक्शन करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम ये करते हैं। जो आपके वेव्स आ रहे हैं उनकी जो इंटेंसिटी है, जब कोरल रीफ से उनका बेसिकली एक आप कहेंगे टकराव होगा, वो वहाँ पे इंटेंसिटी लूज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह का कोई भी बेसिकली इरोजन हो रहा है, फ्लडिंग आई है, तो उसके लिए एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। फूड देते हैं, बेसिकली बहुत सारी फिश वगैरह जो है यहाँ पे अपना जो है फूड पाती है, दैट्स वाई उसकी वजह से जो फिश कम्युनिटीज़ हैं उनका जो है जीवन यापन चलता है, तो फूड देते हैं वो। बहुत सारे कोरल्स में इस तरह के कंपोनेंट्स जो है प्रोड्यूस होते हैं जिनका मेडिसिन के रूप में यूज़ कर सकते हो। टूरिज्म है ना, एस्थेटिक इनका जो एक वैल्यू होता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, क्योंकि जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहा है, दैट मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये अच्छा खासा कार्बन को क्या है स्टोर करते हैं, परफेक्ट है। अब देखते हैं कि इनको थ्रेट्स क्या देखने के लिए मिल रहा है।
कुछ नेचुरल थ्रेट्स हैं, जैसे मान लीजिए जो पैरट फिश होती है या फिर जो आपकी क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टार फिश होती है, ठीक है, वो क्या है, कोरल रीफ्स की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, प्रेडेटर्स हैं, उस पर एक तरीके से फीड करते हैं। इसके अलावा हरिकेन वगैरह जब आ जाता है तो बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है तो मोर फ्रेश वाटर की सप्लाई होती है, जबकि कोरल्स को लो टू मॉडरेट टाइप का एक सैलिनिटी वाला वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, मोर फ्रेश वाटर हो जाएगा। या फिर इस तरह के तूफान आए हैं जैसे हरिकेन वगैरह जो अपने साथ बहुत ठंड लेकर आए हैं, तो ठंड में कोरल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। देन अल्नीनो आ जाती है। अगर अल्नीनो जैसा क्लाइमेटिक फिनोमिना देखने को मिल रहा है तो वो सैलिनिटी को अफेक्ट करता है, टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, फाइनली इसकी वजह से कोरल्स पे एक स्ट्रेस कॉज होता है, ठीक है। डिजीज, कोरल पे व्हाइट बेंड और ब्लैक बेंड नाम की डिजीज आ जाती है, उसकी वजह से भी कोरल्स पर आपको खतरा देखने के लिए मिलता है। ये कुछ नेचुरल थ्रेट्स थे जो खुद से प्राकृतिक रूप से आते हैं। देन कम्स द लोकल थ्रेट्स, राइट है। सबसे पहले तो देखिए ओवर फिशिंग और अनसस्टेनेबल फिशिंग। जब आप थॉलिंग यूज करते हो, एक बड़ा एक जाल फेंका जाता है एंड उसको बोट के सारे खींचकर पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया जाता है, तो उससे थॉलिंग जो फिशेस होता है ये, इसमें ना सिर्फ जिन फिशेस को आप कैप्चर करना चाहते हो उसे वही नहीं आते, और पूरा जो बेसिकली आपको एक्वेटिक जो है स्पीसीज देखने के लिए मिल रही है वो भी साथ में आ जाते हैं। इसको बहुत ही बैड माना जाता है, इस पर रोक लगाने की काफ़ी सारी बातें चल रही है, WTO में भी इसको लेके बात चली थी, राइट है। तो अगर बहुत ज़्यादा आप डीप वाटर थॉलिंग करते हो या फिर अनकंट्रोल सीवीड ग्रोथ होता है, इन सारी अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की वजह से कोरल रीफ्स पे क्या है, आप कहोगे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। देन अगर कोस्टल डेवलपमेंट हो, अगर आप कोस्टल एरिया पे कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो, कोस्टल इरोजन हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इन पे जो है असर देखने को मिलेगा। सेम फॉर द पॉल्यूशन एंड अगर केयरलेस टाइप का टूरिज्म चल रहा है तो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज आपका बेसिकली कोरल ब्लीचिंग। नाउ व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग, है ना, ये ध्यान रखना। ब्लीच का मतलब समझते हो, ब्लीच का मतलब है कलर का खत्म हो जाना, ठीक है। ब्लीच का मतलब क्या है, कलर का खत्म हो जाना। ब्लीचिंग मतलब एक तरीके से जो भी कलर किसी भी चीज में था उसको खत्म करना। ओके, नाउ दिस इज योर कोरल रीफ का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके ऊपर आपके कोरल्स हैं, फटाफट कर लेते हैं, अच्छे अच्छे कोरल्स डेवलप है ना। और इसके ऊपर क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के एल्गीज देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको देखने को मिल गया कि भाई कितना एक बढ़िया आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, कलरफुल, राइट। दिस इज योर कलरफुल स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रेस की वजह से, एनी स्ट्रेस, राइट है, किसी भी स्ट्रेस की वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो आपका बेसिकली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम हो। टेम्परेचर जब राइज होगा तो हमने बताया था कोरल्स एक 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 25 इज मोर सुटेबल, इस रेंज में रह सकते हैं। अगर ये टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए तो कोरल्स पे एक स्ट्रेस आ जाता है। इस स्ट्रेस की वजह से कोरल्स क्या कर देते हैं, उनके ऊपर ये जो एल्गी थे, इन एल्गी को बेसिकली क्या कर देते हैं, एक्सपिल कर देते हैं, ठीक है, इनको रिलीज कर देते हैं। अब ये हो गया है खत्म, ठीक है। लेकिन देखो जो वो कैल्शियम का जो कार्बोनेट वाला आपको ढांचा देखने के लिए मिल रहा था, है ना, वो तो अभी भी देखने के लिए मिलेगा, ये तो आपको अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। जस्ट अज्यूम ये तो अपने आप में सिर्फ व्हाइट कलर का ही था, इसको जो प्यारा सा कलर मिल रहा था वो किस लिए मिल रहा था, क्योंकि इसके ऊपर वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के एल्गीज थे। जब एल्गीज चले गए तो ये व्हाइट कलर का हो गया। जब ये व्हाइट कलर का हो गया, इसके कलर्स चले गए, हम इसी को बोल देते हैं कोरल ब्लीच, कि भाई एक प्रॉब्लम हो गई है कोरल ब्लीचिंग की, राइट है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, कोरल ब्लीचिंग इटसेल्फ नॉट डेथ टू द कोरल्स, यानी कि जो कोरल ब्लीचिंग हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि कोरल्स की डेथ हो गई है, ये खत्म नहीं हुए हैं, ये अपने आप को ना रीग्रोथ कर सकते हैं, अभी भी ये रीग्रोथ कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या करना होगा, जिस भी फैक्टर की वजह से इन पे ये स्ट्रेस कोज हो रहा था उस फैक्टर को रिमूव करना होगा। अगर वो फैक्टर टाइमली रिमूव हो गया, ये वापस से अपने आप को रीबाउंड कर जाते हैं, एल्गीज आ जाते हैं, कॉलोनी बन जाती है, वो कलर दिखने लगता है। बट अगर ये फैक्टर, एनी फैक्टर, द पोल्यूशन, द क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन डिस्टर्बेंस,
एनीथिंग, राइट। अगर ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर जाता है तो कोरल्स फिर धीरे धीरे क्या है, उनकी डेथ हो जाती है, देन आप कोरल्स को फिर वापस नहीं ला सकते, बिकॉज डेथ इज द एंड, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बेसिकली एल्गी यहाँ से एक्सपेल हुए हैं, जो ब्लीच हुआ है, इनको भोजन देने वाला एक वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट वो चला गया है, करेक्ट है। अब वो जब चला गया है एलिमेंट, तो अब इनको फूड न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं मिलेगी, जल्दी से रिबाउंड नहीं हुआ तो फिर अल्टीमेटली स्टार्व कर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, बिकॉज दे आर द एनिमल, दे नीड फूड, एंड फिर ये मर जाएंगे, ठीक है। इसी फिनोमिना को बोलते हैं कोरल ब्लीच। सेम आपको हेल्दी कोरल्स इस पिक्चर में दिखाया गया है। देन आप देखोगे दीज आर दी स्ट्रेस्ड कोरल्स, ये जो ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे हैं बाहर जाते हैं, एल्गी को यहाँ पे इन्होंने क्या अबेंडन कर दिया है, एंड देन ब्लीच ऑल वाइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोरल ब्लीच आपको ध्यान हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि दरअसल जो आपकी आईपीसीसी है, उनकी 2019 में एक रिपोर्ट आई थी, और वो आईपीसीसी का कहना ये है कि जो समुद्र है वो 90% कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमंस के द्वारा रिलीज की जाती है, ठीक है। इसकी वजह से अगर आप देखोगे ट्रॉपिकल ओशंस में पिछली एक सदी में 0.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है, और ये टेम्परेचर सुनने में कम लगता है, बट मैंने पहले भी बताया था जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं वो टेम्परेचर वेरिएशन को लेकर ज़्यादा अडेप्टेबल नहीं होते हैं, तो उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, वन ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। देन ओशन एसिडिफिकेशन अगर हो जाता है, देखो ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से हाइड्रोजन के आयंस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि ओशन कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा अब्सॉर्ब करता है, तो उसका जो पीएच बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है, एंड देन हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। उसकी वजह से जो एक बायोकार्बोनेट है आपका बेसिकली ओशन के अंदर, या जो बहुत सारे आपके ऐसे जीव हैं जिनके ऊपर वो सेल होता है कार्बोनेट का, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, देन उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कोरल रीफ्स है उन पर भी क्या है, आपको उनको भी प्रॉपर जो कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए अपने उस रीफ को, है ना, अपने स्केलेटन को बनाने के लिए, वो नहीं मिल पाता, ठीक है। इसको ध्यान रखना। सी लेवल का राइज होना, मैंने बताया था शैलो वाटर प्रेफर करते हैं, सी लेवल का राइज होगा, कोरल्स डूब जाएंगे, अगर सन की लाइट नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे डेथ हो जाएगी। दीज आर दी रीजंस जो मेजर थ्रेट के रूप में कोरल्स के सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड तो ऑलमोस्ट, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, ये आपको कुछ बेसिकली कोरल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो आपको कलर से बताया हुआ वो फ्रेंच टाइप का है या अटोल टाइप का, जैसे आप देखोगे ग्रीन आपका अटोल टाइप का है, तो इससे आपको पता चलता है कि लक्षद्वीप आइलैंड पे आपको अटोल टाइप के जो है कोरल्स देखने के लिए मिलते हैं। परफेक्ट, दिस इज क्लियर, इसको जो है अच्छे से ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पे देखो उसके बाद कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ग्लोबल लेवल पर कोरल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे इंटरनेशनल कोरल रीफ एक इनिशिएटिव था, 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप है नेशंस के अमंग कि भाई हमें क्या है बेसिकली एनजीओ वगैरह के साथ मिलकर कोरल्स को प्रोटेक्ट करना है। एक नेटवर्क है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, राइट है। इसके अलावा एक फंड बनाया गया था, और जो आपका SDG 14 है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 जो लाइफ अंडर द वाटर की बात करता है, उसके अकॉर्डिंग एक फंड बनाया गया था कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया में कोरल्स को लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो शेड्यूल 1 है उसके तहत इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर मिली हुई है। इसके अलावा आप देखोगे जो आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 कैटेगरी है, ठीक है जी, उसमें इनको जो है रखा गया है। फिर हम मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज तो बना ही रहे हैं, एक हमारा कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। CSIR का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी है NIO, राइट है, ये यहाँ पर जो है बेसिकली काम कर रहा है। नाउ एक बायोरोक टेक्नोलॉजी के बारे में बस और समझ लो, ठीक है। बायोरोक टेक्नोलॉजी में हम आर्टिफिशियली, है ना, जो कोरल्स की ग्रोथ है उसका एनहांस करने की कोशिश करते हैं। जो कोरल्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं उनको वापस से रीबाउंड करने की कोशिश यहाँ पर हम करते हैं। इसमें देखो होता क्या है, बेसिकली बायोरॉक बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रो अक्यूमुलेशन उनके ऊपर मिनरल्स का कराया जाता है। कैसे? ओके, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। करेक्ट है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, सबसे पहले तो क्या होता है, स्टील के बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको अंडर द वाटर जो है बेसिकली
छोड़ा जाता है, राइट है। देन इसके बाद इनमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का एक फ्लो कराया जाता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे फ्लो होने से कुछ इस तरह का एक रिएक्शन शुरू होता है कि जो आपका मरीन वाटर है, जो आपका बेसिकली मरीन वाटर है, ठीक है, इसके अंदर डिसॉल्व जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे क्या होते हैं, इस स्टील के प्लेटफॉर्म पर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, ठीक है। ये मिनरल्स धीरे धीरे इस स्टील के प्लेटफॉर्म पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं। जब यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स का एक घर मिल रहा है, साथ में एक प्लेटफॉर्म, एक ढांचा भी मिल रहा है, धीरे धीरे इस पे क्या है, कोरल रीफ्स अपनी कॉलोनीज फिर से बनाने लगते हैं, ठीक है। क्या करने लगते हैं, कोरल रीफ्स अपनी धीरे धीरे कॉलोनी बनाने लगते हैं। इसको हम बोलते हैं बायोरोक टेक्नोलॉजी, बायोरोक टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन किया है मिनरल्स का एंड एक प्लेटफॉर्म दिया है, दिस इज बायोरोक, परफेक्ट है। तो ये जो हमने इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स किया है, इसी को हम बोलते हैं बायोरोक, परफेक्ट है, ओके। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हम बनाते हैं ताकि जो कोरल और साथ में जो अदर मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अपने आप को यहाँ पे रख सके। और जो गुजरात का गल्फ ऑफ कच्छ वाला कोस्ट है, वहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, गूगल करना, मज़ेदार है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। जैसे 2022 में ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, बायोरोक टेक्नोलॉजी दरअसल इनमें से किससे रिलेवेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन, राइट है। इसके अलावा आप देखोगे 2014 में क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन से जो है कोरल रीफ्स हैं, तो अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरबन, राइट। आपको पता है कि सुंदरबन आपके मैंग्रोव्स हैं, तो सुंदरबन तो नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है बाकी के 3 आपके 1 2 3 आंसर हो जाएगा, राइट। दिस इज क्लियर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ये आपका हो गया है डन। अब आते हैं बेसिकली हम अपने चैप्टर नंबर 12 पर। हमने कोरल रीफ्स को बहुत अच्छे से समझा। नाउ मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको कोरल रीफ्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आर्टिकल, मंथली मैगजीन के कोई अंदर आर्टिकल, आपकी ज्योग्राफी में, आपके एनवायरनमेंट में कहीं पे भी कोई आर्टिकल देखने को मिलता है तो यू विल अंडरस्टैंड, राइट। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर नंबर 12, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया था कि वेटलैंड्स बेसिकली आपके क्या है, एक तरह का इकोटोन है ना। यानी कि आप देखोगे इकोटोन, जहां पर बेसिकली 2 अलग तरह के जो आपकी इकोसिस्टम है वो मिलते हैं, ठीक है, 2 अलग तरह के इकोसिस्टम मिलते हैं। तो जो बेसिकली आपके वेटलैंड्स हैं वो आपका एक तरफ एक्वेटिक इकोसिस्टम मिल रहा है, प्लस आपका जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ये मिल रहा है। हमने ये भी पढ़ा था इकोटोन जहाँ पे होता है वहाँ पे एक एज इफेक्ट होता है, राइट, एक एज इफेक्ट होता है। एज इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे आपको एक डिफरेंट तरह की बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिल जाएगी। वैसी डाइवर्सिटी जो पानी में रह सकती है, वैसी डाइवर्सिटी जो ज़मीन पे रह सकती है, वैसी डाइवर्सिटी जो एम्फीबियंस है आपके जल और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं। बर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यानी कि जो वेटलैंड्स हैं आपके क्या है, एक तरह का इकोटोन है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में आपको देखने के लिए वो मिलते हैं, परफेक्ट है। अब देखो जो आपके वेटलैंड्स होते हैं जनरली वो भी एक बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए दिस इज योर सिटी, दिस इज योर सिटी, राइट है, और सिटी में बीच बीच में जहाँ पर भी आपके रिवर्स हैं, है ना, वहाँ पे आपके इस तरह के वेटलैंड्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ मान लीजिए इंसानों ने खुद बनाए। जब इस रिवर में फ्लड आएगी, जब इस रिवर में फ्लड आएगी तो वो पानी जो है पहले इन वेटलैंड्स के अंदर एब्जॉर्ब होगा। मोस्टली वाटर क्या है इन वेटलैंड्स के अंदर एब्जॉर्ब होगा और जब बाकी का पानी सिटीज में जाएगा। तो एक बात बताओ, एक पानी जो डायरेक्ट सिटीज के अंदर पूरा का पूरा वाटर को इनडेट कर देता,
देन द अनदर एक्चुअली वाटर का एक सिचुएशन जिसमें मोस्टली अब्सॉर्ब कर दिया गया है इन वेटलैंड्स के द्वारा, एंड देन जो एक थोड़ा बचा वो सिटीज में गया। कौन सी सिचुएशन ज़्यादा सीवियर है? ऑब्वियस सी बात है, पहली सिचुएशन जिसमें वेटलैंड्स नहीं थे, पूरा पानी सिटीज में चला गया था, दैट इज मोर सीवियर। इसीलिए कहा जाता है अर्बन फ्लडिंग की समस्या को कम करने के लिए वेटलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और दिल्ली की जो अभी बेसिकली ये बाढ़ आई थी, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बात भी हुई थी कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे जो वेटलैंड्स हैं ये बहुत ही बुरी सिचुएशन में हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द रीज़न जो दिल्ली के अंदर फ्लडिंग को और ज़्यादा सीवियर बनाता है। ठीक है, तो आप देखो जितनी भी नेचुरल हमारे फिनोमिनाज है ना, ये एक्चुअली में प्रोटेक्शन देते हैं, है ना। वेटलैंड्स को सबसे ज़्यादा खतरा किस बात से है? जो वेटलैंड्स हैं शैलो वाटर बॉडीज होते हैं, ये डीप वाटर बॉडीज नहीं होते, ये शैलो वाटर बॉडीज होते हैं। इनको क्या पार्ट दिया जाता है, मिट्टी से इनको भर दिया जाता है, देन इनको लैंड में कन्वर्ट करके एग्रीकल्चर वगैरह जो है इनके ऊपर स्टार्ट कर दिया जाता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि वेटलैंड्स को कन्वर्ट किया जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड्स में, तो ये खत्म होते जा रहे हैं। परफेक्ट है। चलो अब वापस चलते अपने चैप्टर पर। तो देखो बेसिकली वेटलैंड्स होते क्या हैं। पहली बात तो रामसर एक कन्वेंशन है इंटरनेशनल लेवल पर, बहुत सारे कंट्रीज ने उसको अडेप्ट किया हुआ है। वो जो रामसर कन्वेंशन है वो पर्टिकुलरली वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन को लेकर काम करती है। जिस वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन के तहत एक डेजिग्नेशन मिल जाता है उसको रामसर साइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन के अंदर जो आर्टिकल नंबर 1 है वो वेटलैंड की एक डेफिनेशन देता है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? ये कहता है कि देखो जो बेसिकली आपकी वाटर बॉडी है, कोई लेक है या कोई भी वाटर बॉडी है, लो टाइड के टाइम पर उसकी जो वाटर की डेप्थ है वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाई टाइड मतलब पानी ऊंचा आया है, काफ़ी ज़्यादा पानी। लो टाइड मतलब पानी लेस आया। हाई टाइड लो टाइड आते रहता है साइकिल में। तो लो टाइड के टाइम पे जब पानी कम आया था तब उसकी जो वाटर की डेप्थ बॉडी के अंदर वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उतना पानी रहता है, एक शैलो सा वाटर रहता है, दैट इज वेटलैंड। परफेक्ट है। क्या कह दिया कि भाई दीज वेटलैंड्स कैन बी फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर एनवायरमेंट। नदियों के पास, समुद्रों के पास सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर दोनों तरह मिल सकता है। कोस्टल एरियाज पे वैसी वाटर की डेप्थ जो कि लो टाइड के टाइम पर 6 मीटर है ना। आई थिंक मैं आपको तब से 3 बता रही हूँ, अगर मैंने 3 बोला है, आई डिडंट रिमेंबर कि मैंने क्या बोला है, तो जस्ट एक्चुअली करेक्टेड 6 मीटर। ओके, कई बार फ्लो में वी जस्ट डोंट नो कि व्हाट वी आर सेइंग। ठीक है, तो 6 मीटर अगर रहता है दैट इज वेटलैंड। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो आपके इनलैंड वेटलैंड्स भी हो सकते हैं, जो आपके कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, उनके अंदर जो होंगे तो वो इनलैंड है। ठीक है, जैसे आपकी ऑक्सबो लेक बन जाती है, जब नदी बेसिकली ऐसे चलती है ना बीच में, उसके द्वारा जो है ऑक्सबो लेक बन जाती है। ज्योग्राफी में आप इसको पढ़ोगे। कुछ मैनमेड हो सकते हैं, आप रिजर्वायर्स वगैरह बना रहे हो, ठीक है, आपके इनलैंड होते हैं। देन आपके कोस्टल वेटलैंड होते हैं, कुछ नेचुरली बने हुए होते हैं। जैसे हमने देखा था ना, मैंग्रोव के जो रीफ्स होते हैं वो अपने पीछे लेगून्स बना देते हैं, राइट है, ये देखने के लिए मिलेंगे, सॉल्ट मॉर्शेस वगैरह। देन मैन मेड जो है वेटलैंड्स होते हैं एक्वाकल्चर वगैरह करने के लिए। आप कुछ आर्टिफिशियल पोन्ड्स बना रहे हो, कुछ आप सॉल्ट पेन्स बना रहे हो, तो वो आपके जो है बेसिकली एक मैन मेड वेटलैंड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि एक वेटलैंड और लेक के अंदर क्या डिफरेंस होता है। वेटलैंड स्मॉल होते हैं, शैलो होते हैं, लेक आपकी लार्ज होती है, डीप होती है। वाटर सोर्स की बात करें तो इसको जो वाटर मिलता है बारिश से मिलता है, या जो स्नो मेल्ट हो रही है उससे मिलता है, ग्राउंड वाटर से मिलता है। लेक्स को जनरली जो है रिवर से या तो मिलता है, रिवर स्ट्रीम्स से, या फिर अंडरग्राउंड सोर्स से मिलता है। ठीक है, जो वेटलैंड के अंदर पानी होता है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से सुनो। वेटलैंड के अंदर जो पानी होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, पानी कभी आया कभी वो सूख गए, जबकि रिवर हमेशा परमानेंट होती है। तो वेटलैंड के अंदर पानी परमानेंट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन टेम्परेरी भी मिल सकता है। हो सकता है एक टाइम पे वेटलैंड में पानी हो और एक टाइम पे वो सूख जाए। ठीक है, रिवर में पानी कम या ज़्यादा हो सकता है, बट पानी रहता है। ठीक है, देन इसके बाद प्रोडक्टिविटी की बात करें, वेटलैंड्स की प्रोडक्टिविटी वेरी हाई होती है, जबकि लेक की लो होती है। ठीक है, फ्लड कंट्रोल की बात करें, फ्लड कंट्रोल में वेटलैंड्स का वेरी सिग्निफिकेंट रोल होता है, लेक्स का कम होता है।
वहीं वेटलैंड आपके वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी हेल्प होते हैं, लेक वैसा नहीं करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब वेटलैंड्स का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, मैंने बताया एच इफेक्ट है, बर्ड्स के कितने सारे आपको स्पीसीज देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट करके वेटलैंड्स के पास अपना जो है कुछ टाइम बिताने के लिए आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि वेटलैंड्स जो है नर्सरी ग्राउंड्स के रूप में काम करते हैं। ओके आप देखोगे कि बहुत सारे जो एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यहाँ पे नेस्टिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट आपको ये मिलता है। माइग्रेशन रूट है, मैंने बताया बहुत सारे बर्ड्स जो है माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाटर रेगुलेशन और क्वालिटी भी है। वेटलैंड्स क्या करते हैं, देखो एग्रीकल्चर से जो पानी बह के आ रहा है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर रन ऑफ। उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड, उसमें बहुत सारा आपका फर्टिलाइजर ये मिक्स रहता है। आप कह सकते हैं कि बहुत सारा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह की ओवर सप्लाई रहती है। जो वो पानी बह के वेटलैंड्स के पास आता है तो वो जो बेसिकली उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहीं पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड एक वाटर का प्यूरिफिकेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो वाटर का फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि जो एक्सेस नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है ये उसको वाटर से क्या है फिल्टर कर देता है, और जो उसके बाद डाउन स्ट्रीम इकोसिस्टम है वहाँ पे वाटर क्लीन होके जाता है। ठीक है, फ्लड का ये कंट्रोल करते हैं, कैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करते हैं। सब अगर कंक्रीट ही बना दोगे तो पानी फिर कैसे जो है डाउन फिल्टर होके जाएगा। लेकिन जो वेटलैंड्स होते हैं जब रेन आती है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। क्लाइमेट में कैसे काम करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इतनी ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पे है, प्रोडक्टिविटी इतनी हाई है, तो कार्बन का स्टोरेज, कार्बन को सिंक करना ये काफ़ी ज़्यादा है। देन मीथेन एमिशन। ठीक है, कुछ ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जैसे आपकी पीटलैंड, मार्शेस जो मीथेन को ना एमिट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। जहाँ पे आप राइस की खेती भी करते हो ना वो भी काइंड ऑफ एक वेटलैंड का ही जैसा इकोसिस्टम होता है, उससे मीथेन एमिट होती है क्योंकि वाटर लॉगिंग का सिचुएशन रहता है ना, पानी भरा रहता है। तो कहा जाता है कि कुछ वेटलैंड जो है भाई मीथेन को जो है एक तरीके से आप कहते हैं एमिट करते हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा फिशरीज एंड फूड सिक्योरिटी है, टूरिज्म है, कल्चरल या इंडिजीनियस कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे कि कोस्टल प्रोटेक्शन को लेकर काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए एक रेजिलियंस देते हैं। ठीक है, अगर एक हेल्दी वेटलैंड इकोसिस्टम है तो वो बेसिकली आपके क्लाइमेट के लिए अच्छा होता है। दिस इज टू कूल, क्योंकि आप देखोगे मोटे तौर पर यही चीज़ों को हम डिस्कस करते आ रहे हैं, है ना। अब देखो वेटलैंड एसटीजी की बात बताई गई कि कौन सा जो एसटीजी है वो कहीं ना कहीं वेटलैंड से मिलता है, इसको आप देख लेना। ठीक है, अब थ्रेट क्या है वेटलैंड्स को, देखो थ्रेट वही है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा किया जा रहा है, ओवरऑल वो हर किसी के लिए थ्रेट ही है। जैसे हैबिटेट का जो लॉस हो रहा है और डिग्रेडेशन हो रहा है, कैसे मैंने बताया वेटलैंड को कन्वर्ट कर दे रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड में, तो दिस इज वन ऑफ द थ्रेट। अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप कर रहे हो, ठीक है जी, तो आप हैबिटेट का खत्म करके उस पर कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके अलावा वेटलैंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल और जो म्यूनिसिपल आपका वेस्ट वाटर होता है वो डिस्चार्ज किया जा रहा है, वो वेटलैंड की वाटर को प्योरीफाई करने की कैपेबिलिटी से कहीं गुना ज़्यादा है, तो फाइनली वेटलैंड वेस्ट लैंड बन जाते हैं। ठीक है, तो वेस्ट लैंड जो है एक तरीके से उस वेटलैंड के पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर देता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ, मैंने बताया कि किस तरह से एग्रीकल्चर से जो वाटर बह के आता है उसमें न्यूट्रिएंट्स की हैवी सप्लाई होती है, जिसकी वजह से आपके जो वेटलैंड्स होते हैं उसमें यूट्रिफिकेशन का एक प्रोसेस हो जाता है। यूट्रिफिकेशन मतलब कि आपका जो वाटर बॉडी है उसमें जो एल्गी वगैरह है वो बहुत तेजी से जो है अपने आप को आप कह सकते हैं प्रोड्यूस करते हैं, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसको आगे आके जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज अगर कोई इंट्रोड्यूस हो गई है तो उस पूरे वेटलैंड पर अपना कब्जा कर लेगी, जैसे वाटर हाइना। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे आपके तालाब होंगे उसमें वो वाटर हाइना पूरा भरा रहता है, बाकी कुछ दिखाई भी नहीं देता, तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। ठीक है, इसके अलावा सी लेवल राइज हो रहा है तो उसकी वजह से वेटलैंड को खतरा है ना। सैंड की जो माइनिंग होती है, ओवर फिशिंग अगर हो रही है, बारिश के अगर पैटर्न्स बदल रहे हैं तो कई वेटलैंड्स ड्राई हो जाते हैं, ये इनके लिए थ्रेट है। ठीक है, अब आते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज रामसर कन्वेंशन। यूपीएससी हैव आस्क्ड मेनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस कन्वेंशन और आने वाले टाइम में भी वो पूछेंगे। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए
इंटरनेशनल लेवल पर वी हैव अ कन्वेंशन, नेम है रामसर कन्वेंशन, क्योंकि जिस शहर में इसको साइन किया गया था उसका नाम रामसर था। तो 1971 में ईरान की जो रामसर सिटी है वहाँ पे इसको साइन किया गया। एंड देन इसके बाद आप देखोगे कि बेसिकली 1975 में फोर्स में आ गई थी। यहाँ पे कुछ वेटलैंड को डेजिग्नेट कर दिया जाता है एज अ रामसर साइट, है ना। हम कह देते कि भाई ये वाला जो वेटलैंड है ना, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट वेटलैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट वेटलैंड हम इसको कहेंगे। उसको हम रामसर साइट जो है बोलते हैं। अब उसको क्या है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंदर जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दे दी जाती है कि भाई आप इसको जो है अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करो। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ से पढ़ना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। इसी रामसर कन्वेंशन का एक पार्ट है। यहाँ पे देखो बताया गया है कि 1990 में रामसर कन्वेंशन के अंदर ही इस मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड को क्या है बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था। इट्स काइंड ऑफ अ रजिस्टर। व्हाट इज रिकॉर्ड? कुछ आप रिकॉर्ड करके रख रहे हो, दैट मीन्स एक रजिस्टर है। उस रजिस्टर के अंदर जिस वेटलैंड का आप नाम लिख दोगे वो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगा। कहा जाता है कि वो वेटलैंड जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंज को फेस कर रहा है एंड जिसको रिस्टोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। जो सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल जो चेंजेस हैं उनको फेस कर रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, पॉल्यूशंस की वजह से, उसको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड के अंदर हम डाल देते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, एक बार मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में कोई वेटलैंड डल गया, अब उस पर इंटरनेशनल अटेंशन आ गया, सब लोगों का ध्यान जो है उसके ऊपर आ गया। तो अब क्या है, नेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए उसको लेकर काम करना ज़रूरी हो जाता है। तो एक कोलैबोरेशन वगैरह भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। देन हम जो है 2 फरवरी हर साल जो हमारी रामसर कन्वेंशन को हमने अडॉप्ट किया था उसको मार्क करने के लिए वेटलैंड डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। एक अवेयरनेस भी इससे जो है आपकी फैलती रहती है, ठीक है। भारत की बात करें, भारत के पास अपने रूल्स हैं वेटलैंड बेसिकली कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। यहाँ पे जो वेटलैंड्स हैं उनको एक स्टैट्यूटरी, एक वैधानिक जो प्रोटेक्शन है वो भारत सरकार की तरफ से दी गई है कि कोई भी जो वेटलैंड है उसका जो मैनेजमेंट होगा, उस पर जो एक्टिविटीज़ होंगी उनको रेगुलेट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो ये दिया गया है कि वेटलैंड का डेवलपमेंट, उसका यूज़, उसका प्रोटेक्शन, उसका जो रेगुलेशन है वो सब कुछ इन रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। साथ में कुछ स्टेट लेवल की बॉडीज़ बनाई जाएंगी जो स्टेट लेवल पर देखे चीज़ों को, एंड देन एक नेशनल लेवल की कमेटी होगी जो एक एडवाइजरी कमेटी के रूप में काम करेगी, करेक्ट है। देन एक एक्शन प्लान है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है का, उन्होंने बताया हुआ है कि भाई हम 250 वेटलैंड जो इस स्कीम के अंदर लेके आएंगे एंड देन उनको मैनेज करेंगे। एंड देन सेम वही वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन के अंदर एक वेटलैंड साइट के रूप में डिक्लेयर कर देना। तो भारत में 75 वेटलैंड साइट ऐसी है जो रामसर कन्वेंशन के अंदर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब वो जो 75 रामसर साइट्स हैं उनके बारे में यहाँ से दिया हुआ है, जैसे कोल्लेरू लेक आंध्र प्रदेश के उसके बारे में है ना। इसी तरह आप देखोगे आपकी पूरी की पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। नंदा लेक है, ठीक है, आप देखिए नाल सरोवर बर्ड एक है आपका, ये सारी देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। रेणुका है, होकेरा है, राइट है, ये सब आप ध्यान से देखिएगा। पूरी एक लिस्ट जो आपको बुक के अंदर, ये वुलर लेक अगेन जम्मू कश्मीर का है ना, मैंने बताया था ना आपका सॉल्टी और फ्रेश दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे वेम्बनाड कोल वेटलैंड जो कि केरल के अंदर है, तस्मरोरी लद्दाख के अंदर है, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पे आपको ये लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, क्या नाम है, किस स्टेट में है, उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, करेक्ट है। और इसको प्लीज़ ध्यान से रखिएगा। अब आपने देखो करना क्या रहता है, अब आप कहोगे मैम दीज आर 75, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल? नो, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप इनको सबको जो है रट के बैठ जाइए, एटलीस्ट इस लिस्ट को 2-3 बार पढ़िए, हैव अ आइडिया कि भाई क्या है कैसे है। एंड देन ये काम करना है, जो भी करंट अफेयर में कोई वेटलैंड आपका क्या है न्यूज़ में हो, ठीक है, कोई भी आपका वेटलैंड न्यूज़ में है, अपनी बुक खोलनी है, ठीक है जी। अपनी बुक खोलने के बाद इस बुक के अंदर इस लिस्ट पे जाना है, देन देखना है कि जो न्यूज़ में वेटलैंड था वो कौन सा था, उस लिस्ट के पास लिख देना है व्हाई दिस इज इन न्यूज़, है ना, और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। अब उसको पता चल गया कि दिस इज द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर और ये स्टैटिक तो है ही,
तो मतलब पूरे 75 की लिस्ट में से जो जो करंट अफेयर के अंदर थे वो तो भाई याद रखने ही हैं, है ना। अब जब बुक रिवाइज करोगे तो पता रहेगा यार ये मैंने मार्क किया हुआ है क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट था, तो अब ये मुझे याद रहेगा। ये तरीका होता है जब आप करंट अफेयर स्टैटिक के पार्ट को बेसिकली क्या है एक साथ मिला के पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है, राइट, मतलब पढ़ते पढ़ते दम निकल जाए। अब यहाँ पे दिस इज द मैप जिसमें आपको एग्जैक्टली क्या है चीजें थोड़ी और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए यूपी, तो यूपी के सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी तरह आपको बेसिकली यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के जो हैं वो अलग अलग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था कि जब रिवाइज करना हो तो दीज मैप्स आर वेरी हेल्पफुल, यहाँ से आप जो है इनको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज क्लियर। नाउ ये हमारा जो है यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि क्लास को आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगेन एक और चैप्टर कवर करना था तो उसको बेसिकली नेक्स्ट यूनिट जब स्टार्ट करेंगे तब कवर कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है, इसको थोड़ा सा रख लीजिएगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि 3 चैप्टर कवर करा दूँ, देन अगेन मुझे लगता है कि एक्सप्लेन जितना बेहतर हो पाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर्स तो हम आगे भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपका जो सेकंड वाला यूनिट था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, जस्ट 1 चैप्टर रह गया है, उसको नेक्स्ट कवर कर लेंगे। देन हम जो है अपना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वाले में जो है पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए जाने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, 11 अगस्त को हमारा P2I बैच लॉन्च हो रहा है। वेरी हैप्पी न्यूज़, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं टाइम पे एडमिशन लेना भूल जाते हैं, देन उनके कॉल्स आती है एंड फिर हम सोचते हैं कि यार अभी भी टाइम है, राइट है। जब तक हिम्मत ना हारो तब तक रास्ता है। तो 11 अगस्त को मॉर्निंग का बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसको ज्वाइन करने के लिए अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, या फिर बेसिकली आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पिंग कर सकते हो UPSC विद प्राची, ठीक है। और जो भी आपको पूछना हो बैच के रिगार्डिंग, बुक के रिगार्डिंग, एनीथिंग वो आपको मिल जाएगा। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जो बुक है उसको लेकर आपको एक डाउट सामने आ रहा है कि मैम रिवाइज कहाँ से करें। अब मुझे काफ़ी सारे बच्चों का पर्सनल मैसेज आया था, देखो कमेंट सेक्शन में ना इसका लिंक मिल जाएगा परचेज करने का, वहाँ से इसको बड़े प्यार से परचेज कर सकते हो। अगेन अगर नहीं फिर भी समझ में आ रही है बात तो फिर मेरे को टेलीग्राम चैनल पे भी पिंग कर दो, कमेंट सेक्शन वहाँ का खुला रहता है, मैं रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। प्लीज़ डोंट आस्क द PDF, जो बाकी मैं जितना भी कंटेंट खुद प्रिपेयर करती हूँ उसका PDF में शेयर कर देती हूँ। ये क्योंकि बुक आपको चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, मैं PDF दे भी दूंगी, आप नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। PDFs वो सिर्फ ऐसे रखे जाते हैं और वो दिखते भी नहीं हैं तो वो गिल्ट भी पैदा नहीं करते। बुक कम से कम सामने रहेगी एक हार्ड कवर में, गुड टू द आईज इटसेल्फ, तो उसको आप पढ़ते भी हो। तो ट्राई टू हैव अ बुक। चलिए ठीक है, रैप अप करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत मज़ा आया इस लेक्चर को करते हुए और जल्द मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, इस नेचर का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।